हेलो स्टूडेंट्स, आई एम BL चौधरी, टीम बॉटनी CLC सीकर। हाँ भाई, सब मस्त हो, अच्छे हो? वही बात, NCERT हिंदी इंग्लिश दोनों पास रखकर वीडियो को पॉज करके वर्ड टू वर्ड लाइन टू लाइन पढ़ रहे हो ना? हाँ भाई, तो सब मस्त हो। स्वागत है आपका लेक्चर 20 में। और लेक्चर 19 एंड 19 में बेटा आपको मैंने डायनोफ्लैजिलेट्स, जो दो फ्लैजिला वाले प्रोटिस्ट, और बेटा अच्छे से आपको भी एक अनुप्रस्थ फ्लैजिला और एक अनुदैर्घ्य, यस। और वो जो अनुप्रस्थ खांच है वो लंबाई, अपन बात करें लंबाई के लंबवत है, वो आपका सिंगुलम। और जो अनुदैर्घ्य खांच थी लंबाई के समांतर थी, तो वो आप समझ रहे हैं कि सल्कस। और फिर आपने कहा कि सल्लोजी कड़ी पट्टिकाएँ, और वो टुकड़ों के रूप में तो कवचित सेवाल, कठोर सल्लोजी कड़ी पट्टिकाएँ, और वो टुकड़ों के रूप में बीच बीच में खांच, तो वो आपका कवचित सेवाल आर्मोरेड एल्गी थे, यस बेटा। और फिर आपको बताया कि हेट्रोकोन थे, स्पिनिंग मूवमेंट, विरलिंग विप्स, उनके पिगमेंट, उसका स्टोर फूड, यस बेटा। और जो भी सारी बातें मैंने आपको बताई वहाँ पर डायनोफ्लैजिलेट्स में। उसके बाद मैंने आपको यूग्लेनोइड्स की बात की, यस बेटा, हैप्लोइड जो यूग्लेनोइड्स की बात की, वो सारा समझाया। अब अपना टॉपिक स्टार्ट होगा बेटा आज की इस लेक्चर 20 में, इजीली स्लाइम मोल्ड। क्या होगा बेटा जी? स्लाइम मोल्ड, औपंक कवक। भाई क्या? औपंक कवक, स्लाइम मोल्ड। बात को समझे? तो बेटा जी देखो, स्लाइम मोल्ड अपना टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। आपको मैंने फोटोसिंथेटिक 3 ग्रुप करा दिए, डायटम क्राइसोफाइटा, फिर आपका दूसरा पायरोफाइटा, डायनोफ्लैजिलेट्स और यूग्लेनोइड्स। अब आपके जो प्रोटिस्ट डिकम्पोजर हैं, तो मैंने आपसे कहा बेटा स्लाइम मोल्ड औपंक कवक, यस बेटा। यानी इनको अपन क्या कहते हैं? प्रोटिस्ट डिकम्पोजर। इनको अपन क्या कहते हैं? प्रोटिस्ट अपघटक भी कहते हैं, यस बेटा। ध्यान से सुनना कि इनको अपन क्या कहते हैं? प्रोटिस्ट अपघटक भी कहते हैं, प्रोटिस्ट अपघटक। ये लो जी, यस बेटा। अब आप ध्यान दो, जब 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था, 2 द्विजगत वर्गीकरण में इन्हें कवकों के वर्ग मिक्सोमाइसिटीज में सम्मिलित किया गया था। कवकों के वर्ग मिक्सोमाइसिटीज में सम्मिलित किया गया था। बात को समझे? यस। और डी बेरी ने तो मिसेटोजोआ कहा, क्योंकि ये कुछ ऐसे करेक्टर रखते हैं कि एनिमल से भी रिलेटेड है, क्लोज रिलेटेड एनिमल भी हैं, और कई सारे करेक्टर ये फंजाई से भी रिलेट रखते हैं। बात को समझे? जैसे मैं बेटा आपको कहूँगा कि भाई जैसे इनके अंदर फॉर्मेशन ऑफ फ्रूटिंग बॉडी, ये किसका करेक्टर है? फलन काय का बनना, फंजाई यानी कवक का लक्षण होगा। ऐसे ही मैं आपसे कहूँगा कि जैसे सेलवाल और स्पोर, ये प्लांट के करेक्टर हैं। लेकिन जैसे अपन बात करें कि प्लाज्मोडियम विदाउट सेलवाल में आएगा तो एनिमल का, तो कुल मिलाकर कुछ एनिमल से भी रिलेटेड आए थे। तो डी बेरी ने इनको मिसेटोजोआ कहते, कवक वैज्ञानिक था वैसे डी बेरी ने मिसेटोजोआ कहा था, यस बेटा। लेकिन बाद में देखो, बाद में माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो कवक वैज्ञानिक थे, उन्होंने आधुनिक वर्गीकरण में, तो आधुनिक वर्गीकरण में इन्हें प्रोटिस्टा के एक वर्ग यानी जिम्नोमाइकोटिना, नग्न कवक, जिम्नोमाइकोटिना क्लास में रखा। किसमें सम्मिलित किया बेटा? जिम्नोमाइकोटिना नग्न कवक में सम्मिलित किया। आधुनिक समय में, आधुनिक वर्गीकरण में जो कवक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसको एक वर्ग में रखा, जिम्नोमाइकोटिना, कवकों के एक वर्ग में। और बाद में जब एक कोष के रूप थे, तो आप समझे कि फिर इसको कहाँ ले गए? प्रोटिस्टा में। तो आप समझे कि बाद में माइक्रोबायोलॉजिस्ट कवक वैज्ञानिकों ने इन्हें जिम्नोमाइकोटिना नग्न कवक में सम्मिलित किया, और अर्थात आधुनिक वर्गीकरण में इन्हें जिम्नोमाइकोटिना वर्ग में रखा गया। बात को समझे? भाई नग्न कवक क्यों बोलते हैं अभी बताएंगे, क्योंकि इनमें सेलवॉल क्या होती है? एब्सेंट होती है जनरली। बात को समझे बेटा? अब देखो भाई, इनका नाम स्लाइम मोल्ड कैसे है? क्योंकि ये जीवधारी क्या करते हैं बेटा? अपनी कायिक प्रावस्था में, वेजिटेटिव फेज में, ये जीवधारी क्या करते हैं? अपनी कायिक प्रावस्था में, वेजिटेटिव फेज में, अपने चारों तरफ एक स्लाइमी मास, एक श्लेष्मीय द्रव्यमान, स्लाइमी चिकना चिकना है ना, श्लेष्मीय द्रव्यमान विकसित करते हैं। अतः इन्हें आप क्या कहते हैं? स्लाइम मोल्ड। मैं ऐसे कहता हूं कि दीज ऑर्गेनिज्म डेवलप ए स्लाइमी मास ड्यूरिंग देयर वेजिटेटिव फेज, सो दे नोन एज स्लाइम मोल्ड। क्या कहते हैं बेटा? स्लाइम मोल्ड, है ना। यानी सीधी सी बात है कि बेटा ये जीवधारी क्या करते हैं?
डेवलप ए स्लाइमी मास एट द टाइम ऑफ देयर वेजिटेटिव फेज, इसलिए इनको आप क्या कहते हो बेटा, स्लाइम मोल्ड भी कहते हो। क्या कहते हो बताओ, स्लाइम मोल्ड भी, बोलो हाँ है ना भाई, स्लाइमी मास, क्योंकि ये आपकी बात है, और इसलिए अपन इनको स्लाइम मोल्ड कहते हैं, औपंग कवक कहते हैं, और नग्न कवक भी कहते हैं, क्योंकि जिम्नोमाइकोटिना में आते हैं। किस में आते हैं बताओ, जिम्नोमाइकोटिना में। यस और नो, यस बेटा। अब मेरी बात सुनो बेटा, इन्हें अपन फैल्स फंजाई असत्य कवक भी कहते हैं। इन्हें अपन फैल्स फंजाई असत्य कवक, क्योंकि ये पूर्ण कवक नहीं, क्योंकि कवकों में तो कोशिका भित्ति होती है उनकी कायिक अवस्था में भी, तो इन्हें फैल्स फंजाई कहते हैं बेटा, असत्य कवक भी कहते हैं। यस बेटा, क्यों कि देखो कायिक अवस्था जो इनकी वेजिटेटिव फेज होगी, जो मेन फेज होगी वेजिटेटिव फेज, ज़्यादातर वेजिटेटिव फेज ही होती है, तो जो कायिक अवस्था होगी इनकी वेजिटेटिव फेज, तो वेजिटेटिव फेज में इनमें सैलवाल बेटा क्या होगी, एब्सेंट। कोशिका भित्ति क्या होगी, एब्सेंट, यानी सैलवाल कोशिका भित्ति बेटा एब्सेंट होगी। कब, वेजिटेटिव फेज में। लेकिन जब जन्निक अवस्था होगी, रिप्रोडक्टिव फेज आएगा, इनकी रिप्रोडक्टिव फेज में बेटा स्पोर बनेंगे। स्पोर बोले तो बीजाणु, तो बीजाणु के ऊपर आप जानते हो कि ट्रू सेल वॉल, सत्य सेल वॉल, ट्रू सेल वॉल प्रेजेंट होगी। तो जब जन्निक प्रावस्था रिप्रोडक्टिव फेज में बेटा जी, जब जन्निक प्रावस्था में रिप्रोडक्टिव फेज में स्पोर बनेंगे, बीजाणु बनेंगे, तो उनके ऊपर ट्रू सेल वॉल, सत्य कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल प्रेजेंट होगी। सेल वॉल क्या होगी, प्रेजेंट। ये बेटा नीट में क्वेश्चन भी आया कि भाई स्लाइम मोल्ड हैव सेल वॉल इन देयर रिप्रोडक्टिव स्टेज या नॉन रिप्रोडक्टिव स्टेज, तो आपका आंसर होगा नॉन रिप्रोडक्टिव, क्योंकि रिप्रोडक्टिव स्टेज में तो जब भाई हाँ, अगर अपन ऐसे कहें कि दे हैव सेल वॉल, तो ड्यूरिंग देयर रिप्रोडक्टिव फेज, और सेल वॉल एब्सेंट नॉन रिप्रोडक्टिव फेज, जो वेजिटेटिव फेज है। सीधी सी बात सुनो कि जो वेजिटेटिव फेज है ना बेटा, उसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, तो सामान्यतः सेल वॉल नहीं होती है। जब रिप्रोडक्टिव फेज आता है तो स्पोर बनते हैं, बीजाणु बनते हैं, तो उनके ऊपर सेल वॉल होती है, ट्रू सेल वॉल। बात को समझे नहीं समझे, यानी अपने एक बात कहें कि भाई सामान्यतः जब ये बात हो गई रिप्रोडक्टिव की, लेकिन जब अपन फिर बात करें कि सामान्यतः जब वेजिटेटिव फेज होती है, कायिक अवस्था वेजिटेटिव फेज, तो दे हैव नेग्ड प्रोटोप्लास्ट, तो ये क्या रखते हैं बताओ, नग्न प्रोटोप्लास्ट रखते हैं। क्या रखते हैं बेटा, नग्न प्रोटोप्लास्ट रखते हैं। नग्न प्रोटोप्लास्ट क्यों बोला, इसका मतलब प्रोटोप्लास्ट के ऊपर क्या नहीं है, सेल वॉल नहीं है, तो ये नग्न प्रोटोप्लास्ट हो गया। क्या हो गया बेटा, नग्न प्रोटोप्लास्ट। यस और नो, बोलो क्लियर। अब आप सुनो कि भाई न्यूट्रिशन, पोषण क्या है इनके अंदर, तो देखो कि ज़्यादातर जो स्लाइम मोल्ड होते हैं, औपंग कवक होते हैं, ज़्यादातर जो औपंग कवक होते हैं ये बेटा जी आप जानते हो मर्तोपजीवी सैप्रोफाइटिक हैं, मर्तोपजीवी हैं, सैप्रोफाइटिक हैं। क्यों, ये कहाँ पाए जाते हैं, ये ज़्यादातर जो अपगठित शाखाओं व पत्तियों पर, पौधे की जो मर्त शाखा पत्ती जो थोड़ी बहुत अपगठित हो जाती है, डिकेइंग हो जाती है मिट्टी के अंदर, तो ये अपगठित शाखाओं या पत्तियों पर पाए जाते हैं बेटा। यानी अपने बोला डिकेइंग ट्विग, TWIG, ट्विग एंड लीव्स, डिकेइंग ट्विग एंड लीव्स। तो आप जानते हो कि बेटा ये मतलब मर्त अपगठित शाखाओं या पत्तियों के ऊपर ये पाए जाते हैं। कौन, स्लाइम मोल्ड। यस, और पोषण की दृष्टि से मोस्ट ऑफ अधिकांश मर्तोपजीवी होते हैं, यानी इनके अंदर न्यूट्रिशन का जो सबसे मुख्य तरीका है, चीप मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये अगर अपन ऐसे कहें कि यहाँ अपन ऐसे कहें बेटा कि चीप मतलब सबसे मुख्य मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो वो आप समझ रहे हो कि मर्तोपजीवी मतलब सैप्रोट्रॉप्स यानी मर्तोपजीवी है। ये इनके अंदर चीप मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी पोषण का सबसे मुख्य तरीका। बाकी कुछ एक आधी स्पीसीज पैरासाइट हो सकती है, बाकी आपको कहा बेटा
कि चीप मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है बेटा, सैप्रोट्रोफिक, सैप्रोट्रोफिक बोल दो या सैप्रोट्रॉप्स, सैप्रोट्रोफिक। बात को समझ गए, क्लियर है। अब कैसे, जैसे अपन बात करें बेटा कि किस फॉर्म में ये सैप्रोट्रोफिक है और किस वे में अपन बात बेटा कि ये जो स्लाइम मोल्ड हैं ये क्या करते हैं कि जैसे ये जो डिकेइंग ट्विग है, लीव्स हैं, उनके सारे अलोंग विथ चलते जाते हैं और उससे ऑर्गेनिक मैटर को क्या करते हैं, एनगल्फिंग करते हैं, एनगल्फिंग द ऑर्गेनिक मैटर। बात को समझ रहे हो। तो सीधी सी बात अपन लिखते हैं यहाँ पर कि फिर वो अपन बात करें वहाँ से ऑर्गेनिक मैटर को क्या करते हैं, एनगल्फ करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो ध्यान से सुनना कि बेटा जो भी डिकेइंग अपन बात करें कि डिकेइंग ट्विग है, लीव्स है, तो देखो इनकी बॉडी यानी इन स्लाइम मोल्ड की बॉडी, देयर बॉडी, इनकी काय स्लाइम मोल्ड की, देयर बॉडी मूव अलोंग, देयर बॉडी मूव यानी गति करती है, गति करते जाते हैं, और क्रीपिंग विसर्पी गति करते हैं, क्रीपिंग मूवमेंट, है ना। तो कौन सी मूवमेंट करते हैं बेटा, क्रीपिंग मूवमेंट। ये मैं यहाँ लिख दूँ, क्रीपिंग मूवमेंट करते हैं, है ना। विसर्पी गति, विसर्पी गति जानते हो ना, श्लेष्मा से ग्लिडिंग या विसर्पी गति ये करते हैं, विसर्पी गति। बात को समझे। तो देयर बॉडी मूव अलोंग विथ डिकेइंग, डिकेइंग का मीन क्या हो गया, जो अपगठित ट्विग, शाखा या डिकेइंग ट्विग एंड लीव्स, यानी जो अपगठित शाखा और पत्तियों के साथ साथ इनकी बॉडी मूव करती है, क्रीपिंग मूवमेंट करती है। क्रीपिंग मूवमेंट किस लिए करती है, फॉर एनगल्फिंग, एनगल्फिंग किसको ग्रहण करने के, एनगल्फिंग द ऑर्गेनिक मैटर, उस कार्बनिक पदार्थ को ग्रहण करने के लिए, कार्बनिक पदार्थ को ग्रहण करने के लिए। यस और नो बेटा। तो अपन ने क्या कहा कि देयर बॉडी मूव अलोंग डिकेइंग ट्विग लीव्स एनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल, एनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल। यस बेटा। हाँ, तो ये आप समझ रहे हैं कि एनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल, उस कार्बनिक पदार्थ को ग्रहण करने के लिए। बात को समझे। तो ये बात आपकी जानते हो कि जहाँ भी पेड़ पौधों के नीचे मर्त शाखा, पत्ती और थोड़ी बहुत अपगठित हो जाए, हो नमी हो, अपगठित हो जाए, तो उसके साथ साथ एक ग्लिडिंग विसर्पी गति करते हैं और सारे उनकी गति करते हैं। तो एनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल यानी अंदर ले लेते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल को, और फिर आप क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक। इसलिए इंजेक्शन भी अंतर्ग्रहण कर रहे हैं, ये कुछ एक एनिमल का कैरेक्टर है। बात को समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो। तो ये सारी बात आपके सामने हुई, क्लियर। अब अपन बात करें कि इनसे रिलेटेड जो स्लाइम मोल्ड हैं, तो मैं आपको बता दूं कि स्लाइम मोल्ड दो टाइप के होते हैं बेटा, ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड और सेलुलर स्लाइम मोल्ड। कोशिकी स्लाइम मोल्ड प्लाज्मोडियम और सेलुलर स्लाइम मोल्ड कोशिकी, है ना। तो उस दो टाइप के बारे में अपन पढ़ते हैं अब, क्लियर। जो नेक्स्ट है उसमें दो टाइप के बारे में अपन पढ़ेंगे। अब बेटा देखो कि जो स्लाइम मोल्ड हैं वो दो रूप, दो फॉर्म दर्शाते हैं, और वो दो फॉर्म आपके सामने है। फर्स्ट है ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड, अकोशिकीय औपंकवक, और सेकंड फॉर्म आपके सामने है बेटा सेलुलर स्लाइम मोल्ड, कोशिकीय औपंकवक। क्लियर, बात को समझे कि भी ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड और सेलुलर स्लाइम मोल्ड। तो बेटा देखो क्या डिफरेंस होता है ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड में, और ए सेलुलर अपन ने टर्म क्यों दी, और सेलुलर स्लाइम मोल्ड में। तो बहुत अच्छे से आपको समझना है, क्लियर है। अब देखो बेटा कि जो ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड है, ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड में क्या होता है कि जो डिप्लॉयड मास है ना, ये मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन है, कई सारे केंद्रक हैं और कॉमन मेम्ब्रेन से ये कवर है, क्लियर। तो इसको अपन प्लाज्मोडियम भी बोलते हैं, क्लियर। 2n डिप्लॉयड मास है, क्लियर। तो ये बेटा इसको अपन प्लाज्मोडियम बोलते हैं। और यहाँ अमीबॉइड सेल्स हैं, बट कई सारी सेल्स हैं, हैप्लॉइड सेल्स हैं, हैप्लॉइड सेल अगुणित कोशिकाएं हैं, लेकिन ये अपन मात्र की श्लेष्मा से आपस में मतलब कॉलोनी सी बना रखी है, तो इसको अपन स्यूडोप्लाज्मोडियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्यूडोप्लाज्मोडियम। यस। तो ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड और सेलुलर स्लाइम मोल्ड। अब अपन बात करते हैं बेटा कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड है, क्लियर,
एसेलुलर स्लाइमोड है, तो अपन कहते हैं कि इनकी जो सोमेटिक बॉडी है, कायिक शरीर सोमेटिक बॉडी कायिक शरीर। तो कायिक शरीर बेटा इनका नेक्ड बोले तो नग्न है, नेक्ड क्योंकि कायिक अवस्था में नेक्ड है। मल्टीन्यूक्लिएट बहुकेंद्रीय, कई सारे केंद्रक हो गए ना, बहुकेंद्रकीय। और ये डिप्लॉइड मास है, डिप्लॉइड मास, यस और नो, कि ये मुक्त जीवी है, फ्री लिविंग है, और कायिक शरीर मुक्त जीवी फ्री लिविंग, यस। और बेटा जी आप समझ सकते हैं कि जो सोमेटिक बॉडी है वो नग्न है और मल्टीन्यूक्लिएट बहुकेंद्रकीय एक डिप्लॉइड मास है, किसमें, एसेलुलर स्लाइमोड। तभी अपने टर्म क्या दी, एकोशिकीय स्लाइमोड आपने टर्म दी, क्लियर। और इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडियम। क्या बोलते हैं बताओ, प्लाज्मोडियम बोलते हैं, प्लाज्मोडियम। और इनके अंदर जो गति है, मूवमेंट है, गति मूवमेंट, वो किसके द्वारा होती है, मूवमेंट बेटा होती है किसके द्वारा, स्यूडोपोडिया के द्वारा, जो कूटपाद बनते हैं ना, कूटपाद, तो स्यूडोपोडिया के द्वारा, यानी अपन यहाँ कहें कि कूटपाद के द्वारा। बात को समझे। अब बेटा जी देखो कि जो डिप्लॉइड मास है, ये जो नग्न और बहुकेंद्रकीय, और ये अपन बात बड़ा कि द्विगुणित जो द्रव्यमान है, ये प्लाज्मोडियम स्टेज है। जब आप जानते हो कि फेवरेबल कंडीशन होती है, फेवरेबल कंडीशन, तो आप समझ रहे हैं कि बेटा ये कई सेवरल फीट तक ये एडल्ट हो जाता है, कई सेवरल फीट, कई हजारों फीट तक ये फैल सकता है, या अपन बात कई फीट तक ये फैल सकता है, क्लियर, ग्रोथ करके। लेकिन जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो इस प्लाज्मोडियम के ऊपर कई सारी फ्रूटिंग बॉडी बनती है, फ्रूटिंग बॉडी, या उसको अपन बोलते हैं स्पोरोकार्प, फ्रूटिंग बॉडी स्पोरोकार्प। और फिर वहाँ स्पोरोकार्प में आप जानते हो मियोसिस होता है, तो स्पोर बनते हैं, क्या बनते हैं, हैप्लॉइड स्पोर। जब डिप्लॉइड प्रोटोप्लास्ट में, इसको आप नग्न प्रोटोप्लास्ट बोलो, तो जब उसमें मियोसिस होता है तो स्पोर बनते हैं, तो रिप्रोडक्टिव स्टेज आ गई। यानी जो वेजिटेटिव स्टेज है, मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि जो वेजिटेटिव स्टेज उसमें सेल वॉल नहीं है, और रिप्रोडक्टिव स्टेज में फिर क्या होगी, सेल वॉल होगी स्पोर के ऊपर। बात को समझे। लेकिन देखो इस अपन देखते हैं कि जो एसेलुलर स्लाइमोड है, इनकी जो स्पोर के ऊपर सेल वॉल है वो काइटिन की बनी होती है, यस। इनके स्पोर जब रिप्रोडक्टिव स्टेज आएगी, क्योंकि वेजिटेटिव स्टेज में तो सेल वॉल है ही नहीं, तो इनके स्पोर की सेल वॉल, कोशिका भित्ति सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। जो कवकों की भी कोशिका भित्ति किसकी होती है, काइटिन की, है ना, काइटिन की बनी होती है। बात को समझे। हाँ, तो इनके स्पोर की सेल वॉल किसकी बनी होती है बताओ, काइटिन की, क्लियर है। फिर अपन कहें, जब अपन अभी लाइफ साइकिल बताएंगे तो आपको स्पोर फॉर्मेशन भी बताएंगे, बीजाणु का निर्माण भी, यस। फिर अपन कहें बेटा कि ये डिप्लॉइड है। अब डिप्लॉइड है तो इनके अंदर क्या होगा, गेमेटिक मियोसिस होगा। पहले बता दिया ना मैंने कि अगर डिप्लॉइड होता है तो गेमेटिक मियोसिस होता है, और गेमेटिक मियोसिस होता है तो आपको पता है द्विगुणित जीवन चक्र होता है, द्विगुणित जीवन चक्र यानी डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है, द्विगुणित जीवन चक्र होता है। बोलो होता है कि नहीं होता है। और ये जो एसेलुलर स्लाइमोड है, एकोशिकीय कवक है, एकोशिकीय अवपंक कवक है, ये बेटा आप जानते हो कि आइसोगेमी के द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दर्शाते हैं। आइसोगेमी बोले तो समयुग्मकी, आइसोगेमी जो सबसे आदिम सिनगेमी है, समयुग्मकी के द्वारा अपन बात की क्या दर्शाते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये किसके द्वारा दर्शाते हैं बताओ, आइसोगेमी के द्वारा। किसके द्वारा दर्शाते हैं, आइसोगेमी। और जो सीबीएसई 2003 में 7 में बार बार क्वेश्चन आ गया कि यहाँ पर जो सबसे प्रमुख एग्जाम्पल है इस एसेलुलर स्लाइमोड का, वो आपका है बेटा फाइसेरम। कौन है बताओ, फाइसेरम। ये फाइसेरम है। यानी जो अपन बात रहे कि फ्लूगो, या फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्पल है जो 2 बार नीट एग्जाम में आ गया, वो है फाइसेरम। किसका, एसेलुलर स्लाइमोड का।
है ना। एसेलुलर स्लाइम मोड में आपको बता दो बेटा कि ये एक नग्न प्रोटोप्लास्ट और अपन बात रहे कि मल्टीन्यूक्लिएट कई सारे केंद्रक को एक कॉमन मेम्ब्रेन कवर करके रखती है। तो एक डिप्लॉयड मास है, द्विगुणित मास है, नग्न और बहुकेंद्रीय है, और इसलिए इसको प्लाज्मोडियम बोलते हैं। और जब अपन बात रहे कि इसकी कायिक अवस्था रहती है अनुकूल परिस्थितियां, तो ये कई फीट तक वृद्धि कर सकता है। जैसे ही प्रतिकूल आती है तो इसके ऊपर फ्रूटिंग बॉडी बनेगी, और फिर फ्रूटिंग बॉडी बनेगी और वहाँ डिप्लॉयड प्रोटोप्लास्ट में जब मियोसिस होगा तो स्पोर बनेंगे। तो स्पोर के ऊपर किसकी सेल वॉल होगी? काइटिन की। किसकी बनी होगी? काइटिन की। गैमेटिक मियोसिस होगा क्योंकि डिप्लॉयड है तो वो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या आइसोगेमी के द्वारा दर्शाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट इनका एग्जाम्पल है क्या? फाइसेरम। फाइसेरम है जो 2 बार आपका क्वेश्चन आ गया। अब देखो बेटा, ये आपका हो गया सेलुलर स्लाइम मोड, कोशिकीय उपंक कवक। इसमें क्या होता है? मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन नहीं होती, प्लाज्मोडियम नहीं होती, लेकिन इसको क्यों बोलते हैं सूडोप्लाज्मोडियम? ये अपने आप में फटक फटक सेल्स हैं, लेकिन स्लाइमी लेयर होती है, स्लाइमी मास। आपको बताया था कि ये स्लाइमी लेयर डेवलप करते हैं तो एक कॉलोनी बना लेती है, कॉलोनी। यस, तो आप जानते हो इसको अपन बोलते हैं जैसे मिक्सो अमीबा, मिक्सो अमीबा। यस, या इसको अपन अमीबोइड स्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा जी? अमीबोइड स्टेज। तो आप समझ रहे हैं कि इसको मिक्सो अमीबा, या फिर अपन बात रहे कि यानी इसको अपन कहें कि वॉललेस, वॉललेस यानी कोशिका भित्ति रहित। तो कायिक अवस्था के आप जानते हो कि वॉललेस, वॉललेस का मीन क्या हो गया बेटा? भित्ति रहित, भित्ति रहित। ये लो जी वॉललेस। अब वॉललेस भित्ति रहित हो गया, और जो भी प्रोटोप्लास्ट है, सीधी सी बात कहेंगे बेटा कि वॉललेस भित्ति रहित, और भित्ति रहित के बाद अपन कहेंगे यूनिन्यूक्लिएट है ना। तो इसको अपन कहेंगे यूनिन्यूक्लिएट। मतलब बताओ कैसे है? एक केंद्र की, फर्तक फर्तक केंद्रक है ना अपना, तो यूनिन्यूक्लिएट और वो अगुणित केंद्रक है, और उसको क्या कहते हैं? मिक्सो अमीबा। लेकिन स्लाइमी लेयर है तो एक कॉलोनी के रूप में, तो इसको अपन क्या कह देंगे? सूडोप्लाज्मोडियम। क्या कह देंगे? सूडोप्लाज्मोडियम। क्या कह देंगे बेटा? सूडोप्लाज्मोडियम। यस, और इनके पूरे लाइफ साइकिल के अंदर, पूरे लाइफ साइकिल के अंदर फ्लैजिला एब्सेंट होता है, फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होता है। बात को समझे? यस बेटा। और ये अपन कहें कि ये अमीबोइड है। बात को समझे? अब देखो बेटा, जब रिप्रोडक्टिव स्टेज में जाएंगे, रिप्रोडक्टिव स्टेज में, तो देखो क्या डिफरेंस आएगा कि जैसे ही रिप्रोडक्टिव स्टेज में जाएंगे वैसे इनको अपन जो अमीबोइड है ना, अमीबोइड भी अपन इनको बोलते हैं, अमीबोइड स्थिति भी बोलते हैं। और बेटा ये जैसे ही देखो कायिक अवस्था के बाद रिप्रोडक्टिव फेज में जाएगा, रिप्रोडक्टिव फेज में, तो इनके स्पोर की सेल वॉल, इनके स्पोर की सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है बताओ? सेलुलोज की, है ना। इनके स्पोर की सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है ना। जबकि जो सेलुलर स्लाइम मोड है उनके स्पोर की सेल वॉल किससे बनी होती है? काइटिन। किससे बनी होती है? काइटिन। जबकि इनके स्पोर की सेल वॉल किससे बनी होती है? सेलुलोज। अब बताओ, ये डिप्लॉयड मास है, द्विगुणित है, और वो क्या है? अगुणित है। जब ये अगुणित है तो ये अगुणित है एन, अगुणित केंद्र बताया ना, फर्तक फर्तक अगुणित एन। तो जब ये अगुणित है, हैप्लॉइड है, आया ना बेटा, हैप्लॉइड न्यूक्लियस इनके अंदर है, तो ये क्या शो करेंगे? जाइगोटिक मियोसिस। बताया था ना अपन ने, जाइगोटिक मियोसिस, युग्मनज अर्धसूत्री विभाजन, जाइगोटिक मियोसिस। तो क्या दर्शाएंगे? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो बेटा जी क्या दर्शाएंगे बताओ? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल दर्शाएंगे, अगुणित जीवन चक्र दर्शाएंगे, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल दर्शाएंगे। मेरी बात को समझ रहे हैं आप? उसके बाद में देखो बेटा, मैं कहूँ कि इनके अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ आइसोगेमी के द्वारा, यहाँ देखें आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगेमी के द्वारा, और इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बेटा वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनाइसोगेमी के द्वारा, यानी जो युग्मक संलयित होंगे वो आकार में भिन्न होंगे। यस, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो आपका होगा मतलब एनाइसोगेमी, एनाइसोगेमी के द्वारा। बोलो, एनाइसोगेमी के द्वारा। अब यहाँ पे एग्जाम्पल क्या था? फाइसेरम। और वहाँ पर अपन बात कि आपका एग्जाम्पल क्या होगा? जो अपन कहें कि डिक्टियो, डिक्टियो स्टीलियम। यहाँ पर आपका एग्जाम्पल क्या होगा अभी? यहाँ अगर अपन एग्जाम्पल की बात करें तो आपका होगा डिक्टियो
स्टीलियम, डिक्टियो स्टीलियम इसका एग्जाम्पल है। तो बेटा जी ये तो आपके हो गए एसेलुलर स्लाइम मोड, ये आपके क्या हो गए सेलुलर स्लाइम मोड। और आपको डिफरेंस आ गया, डिप्लॉइड, डिप्लॉइड है मल्टीन्यूक्लिएट स्थिति है, हैप्लॉइड है और यूनिन्यूक्लिएट है। हैप्लॉइड है और क्या है यूनिन्यूक्लिएट है। स्लाइमी मास है, स्लाइमी मास है। तो प्लाज्मोडियम, सूडोप्लाज्मोडियम। जब रिप्रोडक्टिव फेज आएगा तो इनके स्पोर पर सेल वॉल काइटिन, स्पोर पे सेल वॉल सेलोज। वेजिटेटिव फेज जब कायिक अवस्था होती है सेल वॉल क्या होती है एब्सेंट होती है। और इनमें अपना बात रहे कि डिप्लॉइड है तो गैमेटिक म्यूसिस, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, हैप्लॉइड है तो जाइगोटिक म्यूसिस, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। आइसोगेमी के द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एनाइसोगेमी के द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फाइसेरम। और ये आपका हो गया डिक्टियो स्टीलियम, डिक्टियो स्टीलियम। अब थोड़ा सा मैं आपको इसका थोड़ा सा ऐसे लाइफ साइकिल इसका बना देता हूँ ताकि आपकी और भी बात हो जाए। और बेटा देखो यहाँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है इनमें, एसेलुलर स्लाइम मोड में, और सेक्सुअल भी। जब एसेक्सुअल में स्पोर बनेंगे तो वो एयर के द्वारा डिस्पर्स होंगे, उनका जो प्रकीर्णन होगा वायु के द्वारा होगा। बात को समझ रहे हो आप? बोलो बोलो भी। तो आप समझ रहे हैं बेटा कि भाई वायु के द्वारा प्रकीर्णन आपका होगा। क्लियर? तो अब मैं थोड़ा सा और मतलब जो इसका लाइफ साइकिल पैटर्न है एक का अपन समझाते हैं आपको। लाइफ साइकिल पैटर्न इसका सिंपल होता है। क्लियर? बात को समझ रहे हैं? यस। तो नेक्स्ट देखें आप। तो देखिए बेटा लाइफ साइकिल ऑफ एसेलुलर स्लाइम मोड, यानी यहाँ एक एसेलुलर औपंक कवक का, एक कोशिकीय औपंक कवक का जीवन चक्र आपको बता रहा हूँ। जैसे फाइसेरम, फाइसेरम का। यस बेटा। अब आपको तो पता है कि जो एसेलुलर स्लाइम मोड आपके एसेलुलर स्लाइम मोड होते हैं वो प्लाज्मोडियम है ना। डिप्लॉइड नेक्ड मास है, बहुकेंद्रिकीय है, ये सारी बात है। देखो मैं आपको समझाता हूँ बेटा कि जब ये जो मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन है, नेक्ड ये कंडीशन है, तो मैं आपको समझा रहा हूँ बेटा कि ये जो यंग प्लाज्मोडियम है, मैं आपको बता रहा हूँ है ना। जो सबसे पहले आप जानते हो कि अपने एक बात कही थी कि जो यंग प्लाज्मोडियम है उसका जो बॉडी है, शरीर है, बॉडी, वो मूव करता है, गति करता है। मूव यानी गति करता है। क्लियर? तो अपने किसके सारे बताया था? गति। तो अपने कहा था कि अलोंग विथ, किसके सारे? अलोंग विथ डिकेइंग, यानी जो अपगठित है, सॉरी डिकेइंग, अपगठित, डिकेइंग ट्विग एंड लीव्स। तो अपगठित जो शाखा या पत्ती के साथ साथ वो गति करता है। क्लियर? किस लिए गति करता है? फिर अपन ने कहा बेटा कि भाई वो किस लिए गति करता है, तो सीधी सी बात अपन ने कही कि एनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल, किसको निगलने के लिए? एनगल्फिंग, एनगल्फिंग टू ऑर्गेनिक मटेरियल, यानी कार्बनिक पदार्थों को निगलने के लिए वो उसके सारे गति करता है। एनगल्फिंग है ना बेटा, ऑर्गेनिक मटेरियल। तो आप समझ रहे हैं कि वो उसके सारे गति करता है। अब देखो बेटा क्या होता है, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन होती है, अनुकूल परिस्थिति, अनुकूल परिस्थिति, अनुकूल परिस्थितियाँ होती है, फेवरेबल कंडीशन, अनुकूल परिस्थितियाँ। तो ये यंग प्लाज्मोडियम है, डिप्लॉइड मास, द्विगुणित तो है ही, मल्टीन्यूक्लिएट है, बहुकेंद्रीय है और यंग प्लाज्मोडियम है। और यही जो सड़ी गली शाखा पत्ती उनके सारे विसर्पी गति करता है और एनगल्फ, उसमें से ऑर्गेनिक मटेरियल को एनगल्फ करता है। ऐसी अनुकूल परिस्थितियों में, ऐसी अनुकूल परिस्थितियों में कुछ ही समय में, ऐसी अनुकूल परिस्थितियों में बेटा ये कुछ ही समय में आप जानते हो कि ग्रो एंड स्प्रेड और सेवरल फिट। ग्रो यानी वृद्धि करता है, ग्रो मतलब वृद्धि, और स्प्रेड मतलब फैलता है, वृद्धि करता और फैलता है ना, अनेक फीट तक, अनेक फीट तक फैल सकता है। सेवरल फिट, सेवरल फिट, ये आपके इंग्लिश एंसर में लिखा सीधा, ये वृद्धि करता है और स्प्रेड फैलता है, कई फीट तक फैल सकता है। तो ये आपका हो गया ओल्डर प्लाज्मोडियम। इसने ग्रो किया है ना, ग्रो किया और अनुकूल परिस्थितियों में कई फीट तक फैल गया है ना। और ये जो एग्रीगेशन है, ये जो मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन का समूहन है, ये प्लाज्मोडियम। तो ये आपका हो गया ओल्डर प्लाज्मोडियम, ओल्डर प्लाज्मोडियम। और मल्टीन्यूक्लिएट है, मल्टीन्यूक्लिएट है, प्रत्येक केंद्रक क्या है?
मल्टी न्यूक्लिएट है, बहुकेंद्रीय है, और प्रत्येक केंद्र क्या है बेटा 2n है। बात को समझे? तो अपन सीधी सी बात करते हैं कि भाई ये जब अनुकूल परिस्थिति होती है तो एक एग्रीगेशन बनाता है प्लाज्मोडियम, और वो प्लाज्मोडियम विच ग्रो वृद्धि करता है और स्प्रेड फैलता है, सेवरल फीट तक फैल जाता है जब तक अनुकूल परिस्थिति रहती है। बोलो बोलो। अब जैसे ही बेटा अपन बात बेटा कि प्रतिकूल परिस्थितियां आती है, जैसे अपन बात करें कि अनफेवरेबल कंडीशन आती है, यहां से स्टार्ट आपकी हो जाती है क्या अनफेवरेबल कंडीशन, यानी प्रतिकूल परिस्थितियां। तो जैसे ही प्रतिकूल स्थितियां आती है तो इनिशिएशन ऑफ फ्रूटिंग बॉडी, फलनकाय की शुरुआत होती है। किसकी शुरुआत होती है? फलनकाय की। बोलो बोलो। तो बेटा आप जानते हो कि जैसे ही प्रतिकूल परिस्थिति आती है, अनफेवरेबल कंडीशन आती है, तो प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट होता है, विभेदित होता है, प्लाज्मोडियम विभेदित होता है और इनिशिएशन ऑफ फ्रूटिंग बॉडी, और किसका निर्माण करता है? फलनकाय का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है बेटा? फलनकाय का, है ना। और ये फलनकाय जैसे स्पेशली अपन बात करें कि फिर इसको पायरिडियम बोलते हैं, पहले शुरुआत होती है फिर ये फलनकाय बन जाती है। और फलनकाय के अंदर जो डिप्लॉइड सेल होती है, डिप्लॉइड सेल, उस डिप्लॉइड न्यूक्लियस में क्या होता है? मियोसिस। क्या होता है? मियोसिस। तो अपने टिप के ऊपर स्पोर बीजाणु धारण करती है। तो टिप के ऊपर क्या होता है? स्पोर बीजाणु धारण करते हैं। यस। और आपको मैं अच्छे से बता दूं कि जो फ्रूटिंग अनुकूल जब प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो ये जो फ्रूटिंग बॉडी है ये बहुत ज़्यादा प्रतिकूल स्थिति को, एडवर्स कंडीशन को सहन कर सकती है। और जब इसके अंदर मियोसिस होता है, जो स्पोर हैं वो स्पोर्स बीजाणु हैं, जो स्पोर बीजाणु जो बन गए, ये बीजाणु कई दिनों तक प्रतिकूल परिस्थितियों के अंदर पड़े रह सकते हैं। ये बीजाणु, बात को समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? स्पोर। और बेटा ये जो स्पोर होते हैं तो इनके ऊपर देखो स्कैलप्टेटेड ये सेल वॉल आ जाती है ना, काइटिन की सेल वॉल आ जाती है, काइटिन की सेल वॉल। बात को समझे? और फिर आप जानते हो कि ये वायु में होते हैं ये स्पोर, तो आप जानते हो इनका एयर करंट के साथ इनका विकिरणन होता है। यस, क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फेज है। जब एसेक्सुअल करते हैं तब भी स्पोरेंजिया बनती है और जू स्पोर बनते हैं, तो उनका भी वायु द्वारा प्रकीर्णन होता है, वायु द्वारा प्रकीर्णन। और जो ये बेटा जो एसेलुलर स्लाइमोड हैं ये सेक्सुअल, या अपन ऐसे कहें कि सेक्सुअल व एसेक्सुअल दोनों ही प्रकार का लैंगिक जनन दर्शाते हैं। अब बेटा देखो मियोसिस स्पोर बन गए, स्पोर के ऊपर सेल वाला हैप्लॉइड हैं और स्पोर बन गए। अब वापस जब अनुकूल परिस्थिति आ जाएगी तो स्पोर का जर्मिनेशन होगा। स्पोर का जर्मिनेशन होगा तो ये एगुणित, कुछ ऐसे एगुणित सेल्स बनेगी, है ना। स्वार्म सेल बन सकती है, फ्लेजिलेटेड भी हो सकती है और बिना फ्लेजिला के भी हो सकती है। तो आप समझ रहे हैं बेटा कि ऐसे, लेकिन एक ही आकार की होगी, ऐसे आपकी एगोनिस्ट सेल्स बनेगी। फिर उन एगोनिस्ट सेल्स का प्लाज्मोगेमी, दोनों का संलयन हो गया तो ये प्लाज्मोगेमी होगी। फिर दो केंद्रक आ गए थे, फिर उनका कैरियोगेमी होगी, तो डिप्लॉइड बन गए ना कैरियोगेमी के बाद, और इसको आपने बोल दिया जाइगोट। क्या बोल दिया? जाइगोट। अब यहाँ से इनिशिएशन होगा डिप्लोफेज का, यहीं से इनिशिएशन हो गया किसका? डिप्लोफेज का। ये पूरा आपका क्या बेटा? डिप्लोफेज है। जाइगोट फर्स्ट सेल है, जाइगोट फर्स्ट सेल। तो देखो यहाँ जाइगोट से लेकर फिर यंग प्लाज्मोडियम, तरुण प्लाज्मोडियम, यंग प्लाज्मोडियम से वो ग्रो करेगा सेवरल फीट तक अनुकूल परिस्थितियों में, तो ये ओल्डर प्लाज्मोडियम, ओल्ड प्लाज्मोडियम। फिर अपन बाद जैसे अनफेवरेबल कंडीशन आएगी तो फलनकाय, फ्रूटिंग बॉडी का इनिशिएशन, पूर्णतः फलनकाय बन जाएगी, फ्रूटिंग बॉडी बन जाएगी। तो अंदर डिप्लॉइड सेल में मियोसिस होगा, डिप्लॉइड सेल में मियोसिस होगा तो स्पोर्स बनेंगे एगुणित, स्पोर पर सेल वॉल होगी रिप्रोडक्टिव फेज में काइटिन की। फिर स्पोर पड़े रहेंगे जब तक प्रतिकूल है, अनुकूल आते ही स्पोर का जर्मिनेशन होगा, अंकुरण होगा, स्पोर का अंकुरण होगा। अंकुरण होते ही दो सेल्स बनेगी या और भी कई सारी सेल्स बनेगी। वो फ्लैजिलेटेड हो सकती है, कसाबिका वाली हो सकती है, बिना कसाबिका वाली हो सकती है। अगर आप समझें कि कसाबिका वाली होगी तो वो सेल्स ऐसे, लेकिन एक ही आकार की होगी क्योंकि आइसोगेमी होती है, ऐसे स्वार्म सेल आपकी बन जाएगी, ये स्वार्म सेल आपकी बन जाएगी। ये फ्यूज होगी, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, और कैरियोगेमी मतलब जाइगोट। तो जाइगोट से डिप्लोफेज स्टार्ट हो जाएगा, जाइगोट से लेकर फलनकाय में 2n सेल तक डिप्लोफेज, और स्पोर से लेकर इन सेल्स तक आपका हैप्लोफेज, एगुणित प्रावस्था। तो ऐसे इतना है नहीं आपके एनसीईआरटी में, इतना आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैंने आपके सारे डाउट क्लियर करने के लिए वो सेवरल फिट वाली कहानी, वो स्पोर एयर करंट के द्वारा डिस्पर्सल होने की कहानी, वो मैंने आपको सारी क्लियर कर दी। यस। और मैं आपको देखो, ये तो आपका सेक्सुअल की बात हो गई, अब मैं आपको एसेक्सुअल की भी थोड़ी सी बता देता हूँ, ताकि एनसीईआरटी में बहुत कम लाइन है बेटा, लेकिन आपके 100% क्लियर हो जाए, इसलिए अपन बात कर रहे हैं। बात को समझे एक एक पॉइंट को, कि जाइगोट एक डिप्लॉइड है, उससे यंग प्लाज्मोडियम अनुकूल परिस्थितियों में कई फिट फैल गया,
तो ओल्डर प्लाज्मोडियम जब पर्टिकुल आई तो फ्रूटिंग बॉडी का इनिशिएशन हो गया, फलन का, फिर अंदर डिप्लॉइड सेल मियोसिस हो गया, तो आप जानते हो कि स्पोर बन गए। अब ये थोड़ा फंजाई से समानता दर्शा रहा है, स्पोर बन गए, स्पोर का अंकुरण हुआ, जर्मिनेशन हुआ, तो ये सेल्स बन गई, फ्यूजन हुआ, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, वापस जाइगोट बन गया, तो ये एक लाइफ साइकिल हो गया। क्या हो गया बेटा? लाइफ साइकिल। यस और नो? क्लियर? तो ये मैंने आपको इसका बता दिया। और जो सेलुलर स्लाइमोड होते हैं तो उसके अंदर तो क्या होती है कि जो अमीबोइड सेल्स होती है वही फ्यूज हो जाती हैं, और वहाँ तो डिप्लॉइड होने के बाद मियोसिस होता है, जाइगोटिक मियोसिस, वापस हैप्लॉइड बन जाते हैं। बात को समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, है ना? तो वो तो अपन बात रही कि अलग अलग सेल्स में फिर बढ़ जाता है, जो है ना स्यूडोप्लाज्मोडियम अपन उसको बोलते हैं। क्लियर है? तो ये सारी बात आपकी होती है बेटा। अब देखो कि स्लाइम मोड में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, अलैंगिक जनन, तो अलैंगिक जनन जो होता है बेटा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यस। और उस दौरान आप जानते हो कि जैसे कोशी के स्लाइम मोड में आपके बनते हैं जूस्पोर, और ये जूस्पोर भी किस में बनेंगे? चल बीजाणुधानी में, चल बीजाणु बनते हैं जो चल बीजाणुधानी में ही बनेंगे। बात को समझे? जैसे वही अपन बात करें कि ये इसी कंडीशन के अंदर ऐसे, जैसे ये डिप्लॉइड मास है, और ये अपन बात करें कि बेटा यहाँ से स्पोरेंजिया हो गई, है ना, स्पोरेंजिया हो गई, ये लो, ये स्पोरेंजिया हो गई। क्लियर? तो इसके अंदर अपना बात रही जो चल बीजाणु बन जाते हैं, कैसा है ना, जूस्पोर, है ना, जूस्पोर बन जाते हैं, जूस्पोर बन जाते हैं। और सही बात है कि इन जूस्पोर का, इनका भी जो प्रकीर्णन है वो एयर के द्वारा होता है, क्योंकि वायु के संपर्क में है, वायु के संपर्क में है। तो आप जानते हो कि जूस्पोर का प्रकीर्णन किसके द्वारा होता है? एयर द्वारा, वायु द्वारा। बोलो हाँ या ना? समझे कि नहीं समझे? तो मैंने आपको A to Z सारी लाइनें करवा दी, स्लाइम मोड भी हो गए। अब वैसे तो आप जूलॉजी में पढ़ते हो प्रोटोजोआ, लेकिन अपन थोड़ा सा प्रोटोजोआ के बारे में जो ग्रुप है, जितना एनसीईआरटी में है उतना यहाँ पढ़ लेते हैं, और फिर मैं आपको इस प्रोटिस्टा के क्वेश्चंस करवा देता हूँ। यस, और उसके बाद अपना 2 किंगडम हो जाएंगे, मोनेरा, प्रोटिस्ट, उसके बाद अपना फंजाई स्टार्ट होगा। बात को समझ रहे हो बेटा? तो ऐसे बिल्कुल लाइन टू लाइन आप एनसीईआरटी से एक एक वर्ड टू वर्ड आप सीखें, मस्त रहें, अच्छे रहें। हाँ बेटा, तो देखो अपन नेक्स्ट देखते हैं अब जो प्रोटिस्टा किंगडम का लास्ट ग्रुप है, और वो है प्रोटोजोन्स। तो स्पेशली अपन स्टडी करेंगे किसकी बेटा? प्रोटोजोन्स की। हाँ तो बेटा अपन अब डिस्कस करते हैं किसके बारे में? प्रोटोजोन्स। तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि भाई प्रोटोजोन्स क्या हैं? एनिमल लाइक प्रोटिस्ट हैं। प्रोटोजोन्स क्या है बेटा? एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। एनिमल लाइक प्रोटिस्ट हैं। यस, इसका मीन क्या है कि होलोजोइक न्यूट्रिशन है, सारे के सारे हेटेरोट्रोफ हैं, और एनिमल सेल है। यस, तो बेटा आप समझ रहे हो कि ये प्रोटिस्ट एनिमल लाइक प्रोटिस्ट हैं, और इसमें आप समझ सकते हो कि अपन ने कहा एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, तो जंतु सम प्रोटिस्ट। यस, और फिर अपन लाइन बोले कि इसमें कौन कौन सम्मिलित होते हैं? यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। यस, यानी एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीवधारी हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीवधारी हैं। बात को समझे? और फिर अपन नेक्स्ट बात करते हैं कि विथ हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन का मीन क्या होता है बेटा? किसके साथ है ये भाई? एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीवधारी विथ हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन का मीन क्या हो गया कि जो क्या रखते हैं? विषमपोषी पोषण, विषमपोषी पोषण रखते हैं बेटा। क्या रखते हैं भाई? विषमपोषी पोषण रखते हैं, हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन, विषमपोषी पोषण, यानी अपन कहें कि होलोजोइक न्यूट्रिशन,
बोले तो बेटा क्या, जंतु संपोषण, जंतु संपोषण, यस होलोजोइक। और मेनली सबसे ज़्यादा इंजेक्शन, अंतर्ग्रहण, है ना, मतलब ये किसी भी छोटे जीव को या उससे स्मॉल को इंजेस्ट करते हैं, अंतर्ग्रहण करते हैं, अंदर पाचन करते हैं मोस्टली, एक आधे एक्सेप्शन यानी मर्तोपजीव को छोड़ के ये इंजेक्शन अंतर्ग्रहण करते हैं। अब आप समझते हो बेटा, आपने क्या कहा, प्रोटोजोन्स, अच्छे से दिमाग में लाएं, प्रोटोजोन्स तो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट हो गए, जंतु सम। तो यूनिसेलुलर यूकैरियोट, क्योंकि प्रोटिस्टा में आप रखते हो किसको, एक कोश की यूकैरियोट को, है ना, एक कोश की यूकैरियोट जीवधारी, लेकिन कौन सा पोषण रखते हैं, विषमपोषी पोषण विथ हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो कौन सा न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन, जंतु संपोषण, इंजेक्शन, अंतर्ग्रहण। और एनिमल सेल है बेटा, यूकैरियोटिक एनिमल सेल है, तो आप जानते हो कि जंतु समान या जंतु समान कोशिका। अब जंतु समान एक कोश के जीवधारी हैं, जंतु समान एक कोश के जीवधारी हैं, तो आप जानते हो कि सेल वॉल, इस ग्रुप में सेल वॉल क्या होती है, एब्सेंट। इस पूरे ग्रुप में सेल वॉल एब्सेंट होती है, कोशिका भित्ति अनुपस्थित, कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, क्योंकि बेटा जंतु के समान कोशिका है, एनिमल लाइक सेल है, एक कोशिकीय जंतु कोशिका के समान है, यस। तो सेल वॉल एब्सेंट होती, कोशिका भित्ति अनुपस्थित। हाँ, कुछ के अंदर पेलिकल का आवरण हो सकता है, यस, पेलिकल हो सकती है, या अपन बात रहे कि सिलिका का कवच कुछ में हो सकता है, बट सेल वॉल क्या होगी, एब्सेंट होगी, सेल वॉल क्या होगी बेटा, एब्सेंट। क्लियर। तो ये सब किस में आएंगे, प्रोटोजोन्स में। फिर अपन कहें कि प्रिमिटिव रिलेटिव एनिमल, अपने कहा था बेटा कि प्रोटिस्टा मध्य जगत है, और प्रोटिस्टा में ही अपने कहा था बेटा कि जो प्लांट लाइक स्ट्रक्चर हो, तो प्लांट लाइक से प्लांटी गया, स्लाइम मोड से फंजाई गया, तो एनिमल लाइक से क्या गया, एनिमेलिया। तो अपन कहें कि ये एनिमल के प्रिमिटिव रिलेटिव हैं, है ना, आदिम संबंधी हैं। तो अपन एक लाइन बोलें कि दे आर प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल। ये जंतुओं के पुरातन संबंधी हैं, जंतुओं के पुरातन संबंधी, जंतुओं के पुरातन संबंधी का मीन बेटा क्या हो गया कि भाई जो भी बहुकोशिकीय एनिमल होंगे, बहुकोशिकीय जंतु होंगे, तो सबका उद्भवन इन्हीं से हुआ है। तो दे आर प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल, ये जंतुओं के पुरातन संबंधी हैं। कौन बेटा, प्रोटोजोन्स। आप जानते हैं कि प्रोटोजोन्स का फर्स्ट टाइम इनका प्रथम अध्ययन, पहली बार इनका प्रथम अध्ययन, तो इनका प्रथम अध्ययन ल्यूवेनहॉक ने किया। प्रथम अध्ययन किसने किया बेटा, फर्स्ट टाइम इनकी स्टडी की ल्यूवेनहॉक ने, ल्यूवेनहॉक ने की बेटा, फर्स्ट टाइम इनकी बेटा स्टडी की किसने, ल्यूवेनहॉक ने, यस। लेकिन जो ट्रम प्रोटोजोआ किसने दी, ट्रम प्रोटोजोआ, प्रोटो यानी फर्स्ट, प्रोटोस फर्स्ट, जो यानी एनिमल, तो ट्रम प्रोटोजोआ किसने दी बेटा, गोल्डफस ने दी। ये ट्रम प्रोटोजोआ गोल्डफस साइंटिस्ट ने प्रदान की थी। बात को समझ पा रहे हो। अब देखो बेटा, अपन बात करते हैं कि यह नेम प्रोटोजोआ वाज कॉइन्ड बाय गोल्डफस, नेम प्रोटोजोआ वाज कॉइन्ड बाय गोल्डफस, या ट्रम प्रोटोजोआ गिवन बाय गोल्डफस, ये गोल्डफस ने दी। अब अपन बात करते हैं बेटा कि जो प्रोटोजोन्स होते हैं, प्रोटोजोआ, तो अपन अगर क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ की बात करें, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ का वर्गीकरण, प्रोटोजोआ का वर्गीकरण। तो बेटा ध्यान दें, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। तो अपन कहें कि जो लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं, गमन अंग होते हैं, उनके बेसिस पे प्रोटोजोआ के कितने ग्रुप बनाए गए हैं, 4 वर्ग समूह में बांटा गया है। यानी अपन कहें बेटा कि गमन अंगों के आधार पर, गमन अंगों के आधार पर प्रोटोजोआ को 4 वृहत समूहों में, 4 वर्ग समूह में वर्गीकृत किया गया है।
4 वर्ग समूह में वर्गीकृत किया गया है। यस बेटा, भाई ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन, लोकोमोटरी ऑर्गन यानी जो गमन अंग है, लोकोमोटरी ऑर्गन, दे डिवाइडेड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स। बात को समझे आप कि भाई प्रोटोजो गमन अंगों के आधार पर प्रोटोजोआ को 4 वर्ग समूह में वर्गीकृत किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन्स दे डिवाइडेड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स। क्लियर। अब अपन देखते हैं बेटा वो 4 मेजर ग्रुप्स क्या हैं, उनका हैबिटेट एंड आवास क्या है, और जितना इंसेक्ट, क्योंकि आप जानते हो जूलॉजी में आप प्रोटोजोआ की स्टडी करोगे, जो एनिमलिया एनिमल किंगडम पढ़ोगे, अपन यहाँ प्लांट फंजाई के बाद प्लांट किंगडम पे जाएंगे। तो अब जो गमन अंगों के आधार पर 4 ग्रुप हैं, उनका मैं आपको आवास और जो एग्जाम्पल्स है वो अपन बात करेंगे। तो नेक्स्ट देखें आप, तो देखिए बेटा जो फर्स्ट ग्रुप गमन अंगों के आधार पर जो प्रोटोजोन्स का फर्स्ट ग्रुप है, तो फर्स्ट ग्रुप आपका है अमीबोइड प्रोटोजोन्स। फर्स्ट ग्रुप है गमन अंगों के आधार पर अमीबोइड प्रोटोजोन्स। अमीबोइड प्रोटोजोन्स, अमीबोइड। अमीबोइड प्रोटोजोन से बड़ा फर्स्ट ग्रुप गमन अंगों के आधार पर अपन ये अमीबोइड प्रोटोजोन्स, या अपन इनको एक वर्ड और देते हैं सार्कोडीना। कुछ को अपन इसमें इंक्लूड सार्कोडीना। तो देखो अमीबोइड प्रोटोजोन्स, तो गमन अंगों के आधार पर अपना फर्स्ट ग्रुप अपन लेते हैं अमीबोइड प्रोटोजोन्स। अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सार्कोडीने हैं, यानी इनका अपन लेते हैं हैबिटेट। हैबिटेट का मीन क्या हो गया बेटा? आवास। यस, तो देखो बेटा जी आवास हैबिटेट है इनका। क्लियर। तो हैबिटेट के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेनली फ्रेश वाटर में होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात बेटा कि मेनली ये फ्रेश वाटर में, फ्रेश वाटर यानी स्वच्छ जलीय, कुछ इसकी स्पीसीज में मेनली तो क्या होता है फ्रेश वाटर स्वच्छ जलीय, और कुछ स्पीसीज अपन बात बेटा इसकी होती है सी वाटर में भी, समुद्र जल में भी, सी वाटर समुद्र जल में। यस, और या फिर अपन बात रहे कि मॉइस्ट सोयल। मॉइस्ट सोयल का मीन हो गया नम मिट्टी, नम मिट्टी। तो देखो जनरली ज़्यादातर स्पीसीज फ्रेश वाटर होती है, स्वच्छ जलीय होती है। जैसे अमीबा की बात करें, फ्रेश वाटर स्वच्छ जलीय होती है, कुछ सी वाटर में भी होती है, समुद्र जल में भी होती है, या एक आधी स्पीसीज नम मिट्टी मोस्ट सोयल में भी पाई जा सकती है। यस, और ये जो अपन बात करें कि इनकी नेचर क्या है, प्रकृति क्या है, नेचर प्रकृति, तो आप समझे बेटा कि इनमें से अधिकांशतः मुक्त जीवी होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, अपने आप में एग्जिस्टेंस होता है। तो बेटा प्रकृति यानी नेचर, तो आप ध्यान दें कि मोस्ट ऑफ फ्री लिविंग, तो फ्री लिविंग का मीन हो गया कि अधिकांशतः मुक्त जीवी, अधिकांशतः मुक्त जीवी। और रेयर केस में भाई अधिकांशतः आपके क्या हो गए मुक्त जीव हो गए, मोस्ट ऑफ फ्री लिविंग हो गए। और रेयर केस में बहुत न के बराबर, रेयर केस में बेटा अपन बात करें तो फ्यू वर्ड लगाएंगे, फ्यू का मतलब नगण्य होता है, फ्यू पैरासाइट, तो बहुत कम कुछ परजीवी, फ्यू पैरासाइट होते हैं। बात को समझे? तो ये इनकी क्या होगी बेटा नेचर होगी अमीबोइड की। यस, अब अपन इसमें नेक्स्ट बात करते हैं कि इनके अंदर गमन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लोकोमोटरी ऑर्गन्स, इनके अंदर गमन के लिए लोकोमोटरी ऑर्गन। तो आप समझ रहे हैं बेटा कि लोकोमोटरी ऑर्गन जो इनमें बनते हैं गमन अंग। तो आप समझें कि इनमें गमन के लिए स्यूडोपोडिया कूटपाद विकसित होते हैं। गमन के में स्यूडोपोडिया कूटपाद विकसित होते हैं। और बेटा आप जानते हैं कि ये जो स्यूडोपोडिया कूटपाद हैं ये टेम्परेरी अस्थायी रूप के लिए विकसित होते हैं। तो गमन के लिए इनमें स्यूडोपोडिया
कूटपाद विकसित होते हैं। और मैं आपको बता दूं बेटा कि ये जो कूटपाद हैं, स्यूडोपोडिया हैं, स्यूडोपोडिया कूटपाद, ये कूटपाद बेटा टेम्परेरी प्रोटोप्लाज्मिक आउटर ग्रोथ है, प्रोटोप्लाज्मिक आउटर ग्रोथ है ना बेटा, यानी प्रोटोप्लाज्मिक अस्थायी, भाई टेम्परेरी अस्थायी प्रोटोप्लाज्मिक अतिवृद्धि है। तो सेल वॉल तो एब्सेंट होती है, आप जिधर इनको गमन करना होता है तो इनके जीवद्रव्य की अतिवृद्धि निकलती है, और वो होता है स्यूडोपोडिया कूटपाद। तो अमीबोइड के अंदर गमन के लिए क्या होते हैं, स्यूडोपोडिया होते हैं, कूटपाद होते हैं, और जो प्रोटोप्लाज्मिक अतिवृद्धि है टेम्परेरी है, अस्थायी है। अभी कई टाइप के बनते हैं जो आप जूलॉजी में पढ़ोगे, जैसे अपन बात रहे कि थोड़े बड़े या वृद्ध हो तो लोबोपोडिया है ना, लोबोपोडिया हो गए, सॉरी लोबोपोडिया, ये आप जानते हो थोड़े आकार में बड़े होंगे कूटपाद, तो लोबोपोडिया हो गया। ऐसे ही जैसे अपन बात रहे कि फिलोपोडिया हो गए, जो अपन बात रहे कि तीखे होंगे थोड़े से, तो फिलोपोडिया हो गए। तो ये आप जाकर कहाँ पढ़ेंगे, जूलॉजी में आप स्टडी करेंगे। तो ये गमन अंग हो गए किसके, अमीबोइड के। यस, अब अपन बात करते बेटा कि इसमें अपन स्पेशल लाइन लेते हैं कि कुछ के अंदर सिलिका सेल, कुछ के अंदर सिलिका का कवच पाया जाता है ना। तो सिलिका सेल प्रेजेंट उपस्थित होता है, सिलिका सेल उपस्थित है ना कुछ रूपों में, कुछ रूपों में। तो ये क्वेश्चन आ जाता है, जैसे अब मैं आपके सामने कहूँ रेडियोलेरियंस में, तो रेडियोलेरियंस में अपन बात रहे कि सिलिका का आवरण या सिलिका का सेल मतलब कवच सा पाया जाता है रेडियोलेरियंस में। यस, तो इसका स्पेशल पॉइंट हो गया किसका, अमीबोइड प्रोटोजोन्स का। अब देखो बेटा, इसमें अपन एग्जाम्पल लेते हैं, जो नॉर्मल आपका अमीबा होता है, तो अमीबा प्रोटियस, ये अपन बात समझें कि ये नॉर्मल आपका अमीबा होता है, अमीबा प्रोटियस। बात को समझ पा रहे हैं। और इसलिए अपन बात रहे जैसे पेलोमिक्जा आपका होता है, जो राक्षस रूपी अमीबा, सबसे बड़ा अमीबा है पेलोमिक्जा। तो पेलोमिक्जा के लिए अपन लिखते हैं जेंट अमीबा, यस और नो। तो ये आप समझ पा रहे हैं बेटा कि जो जेंट अमीबा आपका होता है वो आपका हो गया पेलोमिक्जा हो गया, यस और नो। ये जेंट अमीबा पेलोमिक्जा, बात को समझ रहे हैं। तो ये बात आपकी होगी। ऐसे ही एक परजीवी के रूप में एक रूप है, वो है एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। तो वो आपका हो बेटा एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। अब जैसे अपन बात करें कि जो अमीबा प्रोटियस होता है वो स्वजलीय होता है, जो स्वजलीय अमीबा होता है वो अनुप्रस्थ द्विभाजन प्रदर्शित करता है। जानते हो अनुकूल परिस्थितियों में जनन होता है बाइनरी फिजन, है ना, सेल पार्टिसिपेट हो जाती है दो पार्ट में। आपने बाइनरी फिजन का डायग्राम भी दे रखा है। और उसमें स्वजलीय अमीबा के अंदर तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी होगी, संकुचनशील रसधानी भी होगी। बात को समझ रहे हो, क्योंकि पराशरण नियमन के लिए, उत्सर्जन के लिए। यस, और आप समझ रहे हो कि भाई उसमें स्वजलीय अमीबा में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी होगी, और स्पेशली अपन कहें कि वो सेल वॉल एब्सेंट होगी, होलोजोइक न्यूट्रिशन करेगा। और वो जो अमीबा है, ये स्वजलीय अमीबा, वो आप समझ रहे हो कि इंजेशन और वो अंतःकोश की पाचन दर्शाएगा, अंतःकोश की पाचन, इंट्रासेलुलर डाइजेशन किसके थ्रू, फूड वैक्यूल के थ्रू, खाद्य रसदानी फूड वैक्यूल के थ्रू, जो सेकेंडरी लाइसोसोम होता है फूड वैक्यूल। फिर जैसे पेलोमिक्जा क्या होता है, जेंट अमीबा होता है। एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका क्या होता है, परजीवी अमीबा है एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। जो अमीबीय पेचिस, डिसेंट्री, जो दस्त होते हैं, अमीबीय पेचिस के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ये एक पैरासाइट फॉर्म है, बाकी मोस्ट ऑफ फ्री लिविंग है, और उनमें से स्वजलीय है। जो स्वजलीय अमीबा होगा उसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होगी, यस, और सेल वॉल एब्सेंट होगी, होलोजोइक न्यूट्रिशन करेगा, प्राणी संपोषण करेगा अमीबा। और अंदर जैसे फूड पार्टिकल को इंजेक्शन करेगा फैगोसोम, पिनोसोम, तो वो प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम फूड वैक्यूल,
तो वहाँ डाइजेस्ट करेगा इनसाइड ही और एब्जॉर्ब कर लेगा, तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन करेगा। क्या करेगा बेटा? अंतःकोशिकीय पाचन, इंट्रासेलुलर डाइजेशन। यस, तो ये आपका क्लियर हो गया क्या? फर्स्ट ग्रुप हो गया अमीबोइड, और जिसमें आप जानते हो कि गमन के लिए क्या होते हैं? स्यूडोपोडिया होते हैं, और इसके मैंने सारे एग्जाम्पल और जो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने आपको डिस्कस कर लिए। अब अपन नेक्स्ट ग्रुप लेते हैं। अब सेकंड ग्रुप आप देखिए बेटा, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स जो सेकंड ग्रुप है, तो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स यानी कसाबी के प्रोटोजोआ। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, कसाबिकीय प्रोटोजोन्स, कसाबी के प्रोटोजोन्स हो गए फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। तो नाम से ही पता बेटा कि जो लोकोमोटरी ऑर्गन होगा, गमन अंग होगा, वो क्या होगा? फ्लैजिला, है ना। तो आप समझ रहे हैं कि ये क्या प्रोसेस करते हैं? आप कहोगे कि ये गमन के लिए, गमन बोले तो लोकोमोशन के लिए, गमन के लिए फ्लैजिला धारण करते हैं। फ्लैजिला धारण करते हैं। तो बेटा गमन के लिए फ्लैजिला धारण करते हैं, यानी सीधी सी बात कहें कि लोकोमोटरी जो ऑर्गन होगा इनमें बेटा वो फ्लैजिला होगा। और तुम जानते हो कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो कसाबिका है, फ्लैजिला कसाबिका, वो आप जानते हो प्रोटोप्लाज्मिक आउटर ग्रोथ है कसाबिका। यस, और यूकैरियोटिक सेल है तो यूकैरियोटिक कसाबिका में वही 9+2 सूक्ष्म नलिकीय संगठन, जो आपको सेल बायोलॉजी में समझाएंगे, सूक्ष्म नलिकीय संगठन पाया जाता है। 9+2 यूकैरियोटिक फ्लैजिला होगा। तो अब ये आप जानते हैं कि सेल्स फ्लैजिला धारण करती है गमन के लिए, तो गमन अंग के रूप में क्या हो गया? कसाबिका हो गया, फ्लैजिला हो गया। अब सेल 1 या 2, है ना, अब उनकी पोजीशन अनुदैर्ध्य हो सकती है, तो आप समझ रहे कि जनरली 1 या 2 फ्लैजिला धारण कर सकती हैं। क्लियर। और कसाबिका के अंदर 9+2 सूक्ष्म नलिकीय संगठन यानी यूकैरियोटिक संगठन होगा। क्या होगा बेटा? यूकैरियोटिक संगठन। यस, अब अपन बात करें बेटा कि ये नेचर के हिसाब से, नेचर यानी प्रकृति, तो प्रकृति के हिसाब से जो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स हैं ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, मुक्त जीवी, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं बेटा, मुक्त जीवी। यस और नो? फ्री लिविंग, मुक्त जीवी। और कुछ इनमें पैरासाइट हैं, परजीवी रूप भी हो सकते हैं, सिम्बायोंट भी हो सकते हैं, सहजीवी या कमेंसल भी हो सकते हैं। तो अपन ये कहते हैं कि फ्री लिविंग हो सकते हैं, फ्री लिविंग। और आवास के हिसाब से ज़्यादातर एक्वेटिक होंगे, जलीय होंगे, एक्वेटिक जलीय मुख्यतः। तो मुख्यतः ये क्या होंगे? जलीय। अब इनके जो कुछ फॉर्म है बेटा, तो कुछ फॉर्म यानी कुछ रूप जो इनके हैं वो पैरासाइट में भी, पैरासाइट यानी परजीवी पैरासाइट, या कमेंसल बात जानते हो ना, कमेंसल में सहभुजता होती है, तो कमेंसल और होस्ट होता है, तो पैरासाइट हो सकता है, कमेंसल हो सकते हैं, या सहजीवी सिम्बायोंट्स भी, सहजीवी, है ना, सिम्बायोंट्स भी हो सकते हैं, सिम्बायोंट्स फॉर्म भी हो सकते हैं। किसमें? फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स में। तो पैरासाइट, कमेंसल और सिम्बायोंट्स अपन कुछ एग्जांपल में बताएंगे भी आपको। आप देखो बेटा कि जनरली इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अगर अपन बात करें तो बाइनरी फिजन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो क्या? बाइनरी फिजन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें रेयर केस में होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अनुकूल परिस्थितियां हो तो आप जानते हो क्या? बाइनरी फिजन, क्योंकि एक कोश के स्वरूप है, बाइनरी फिजन। और आप समझ रहे हैं बेटा कि इनमें बहुत रेयर केस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रेयर केस में होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अति दुर्लभ है, रेयर केस में इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। यस और नो? अब अपन बात करें कुछ एग्जांपल्स की बात करें जो आपका एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन नीट में आ भी चुका है। क्लियर। फर्स्ट आपका ट्रिफेनोसोमा गैम्बियंस, फर्स्ट एग्जांपल देखो आपका है ट्रिफेनोसोमा गैम्बियंस। तो देखो कि ट्रिफेनोसोमा गैम्बियंस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ट्रिफेनोसोमा गैम्बियंस क्या कौन सी डिजीज करता है?
तो स्लीपिंग सिकनेस यानी ये करता है निद्रालु रोग, स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस, निद्रालु रोग बेटा, क्लियर। निद्रालु रोग जो अफ्रीकन निद्रालु रोग या जनरली निद्रालु रोग के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है ट्रिफेनोसोमा गैम्बियंस, और इसकी जो वाहक है वो सीसी मक्खी है, वाहक सीसी फ्लाई, मतलब सीसी मक्खी, यहाँ टी साइलेंट है तो सीसी मक्खी इसकी वाहक है, बात को समझे। और अफ्रीकन निद्रालु रोग के लिए जिम्मेदार होता है ट्रिफेनोसोमा गैम्बियंस, क्लियर। नेक्स्ट अगर अपन एग्जाम्पल की बात करें तो लेशमानिया डोनोवेनी, लेशमानिया डोनोवेनी बेटा, लेशमानिया डोनोवेनी, तो लेशमानिया डोनोवेनी किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है बताऊं? काला आजार, काला आजार, और काला आजार को आप क्या कहोगे? डमडम फीवर, काला आजार डमडम फीवर, है ना, यानी काला बुखार, काला बुखार के लिए है, सैंड फ्लाइज का वाहक है। तो ये आप जानते हो एक प्रकार काला अपने साउथ इंडिया के पार्ट में या कुछ अफ्रीकन पार्ट्स में ही होता है। तो लेशमानिया डोनोवेनी, काला आजार, ये हो गया। नेक्स्ट अपन बात करें बेटा और भी, तो ये तो पैरासाइट की फॉर्म होगी। ऐसे ही जो एसटीडी होता है तो उसके अंदर आप जानते हो कि एसटीडी डिजीज के अंदर जैसे अपन बात करें कि ट्रिफेनोसोमा की स्पीशीज होती है, ट्रिफेनो मतलब ट्राइकोनिमा वेंजेनेलिसिस भी होता है, वेजाइना के अंदर जो घाव ये उत्पन्न कर देता है। इसी प्रकार एक सिम्बायोंट्स का एग्जांपल बताता हूँ जो इकोलॉजी में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ट्राइकोनिम्फा जो लार्वा होता है, ट्राइकोनिम्फा का लार्वा, तो आप जानते हो कि ट्राइकोनिम्फा ये प्रोटोजोन ही है, ट्राइकोनिम्फा, तो ट्राइकोनिम्फा ये प्रोटोजोन ही है बेटा, ट्राइकोनिम्फा, सॉरी ट्राइकोनिम्फा ये प्रोटोजोन ही है। और आपको पता है किस किस में सहजीवन सौपकारिकता संबंध होता है? एक होती है दीमक, टर्माइट, तो आप समझें कि जो दीमक है टर्माइट है, टर्माइट, तो टर्माइट के आंत्र में ये सहजीवी के रूप में आपका रहता है ट्राइकोनिम्फा, ट्राइकोनिम्फा। अब ट्राइकोनिम्फा क्या करता है? सेलुलोज को पाचन करने के लिए सेलुलेज एंजाइम रखता है। तो दीमक दिन भर में अपना प्लांट के पार्ट इकट्ठे करती है, तो ये ट्राइकोनिम्फा इसको सेलुलेज देता है सेलुलोज के पाचन के लिए, और बदले में इसको आवास और भोजन देती है। तो प्लस प्लस संबंध हो गया, प्लस प्लस संबंध हो गया, यानी सौपकारिकता हो गई, यहाँ सिम्बायोंट रिलेशन क्लियर हो गया। तभी तो अपन ने कहा था ना कि ये पैरासाइट के रूप में अभी आपके ट्रिफेनोसोमा गैम्बियंस, लेशमानिया डोनोवेनी, ऐसे सिम्बायोंट्स के फॉर्म में ट्राइकोनिम्फा, और कुछ कमेंसल फॉर्म भी होती है, कुछ कमेंसल के रूप में भी रहते हैं। यस, तो ये आपका हो गया बेटा फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। अब अपन नेक्स्ट ग्रुप लेते हैं, तो नेक्स्ट ग्रुप यहाँ पर आपका होगा सीलेटेड प्रोटोजोन्स, जो पक्ष्माबी के प्रोटोजोआ होंगे, सीलेटेड प्रोटोजोन्स। हाँ तो देखिए बेटा, अब जो थर्ड ग्रुप है सीलेटेड पक्ष्माबी की प्रोटोजोआ, पक्ष्माबी की प्रोटोजोआ, इसका मतलब आप जानते हैं इनका आवास क्या है? स्वच्छ जलीय है, लवण जलीय में, फ्रेश वाटर, मैरान वाटर दोनों में है, और कुछ रेयर केस में पैरासाइट परजीवी भी हो सकता है। यस, अब आप समझ सकते हैं बेटा कि गमनंग नाम है सीलेटेड से ही, गमनंग लोकोमेट्री ऑर्गन क्या है? सीलिया, पक्ष्माब। तुम जानते हो फ्लैजिला के कंपेरिजन में छोटे होते हैं और संख्या में बहुत ज़्यादा होते हैं, सीलिया, पक्ष्माब। और जब फ्लैजिला गति करता है तो केवल जीव गति करता है, लेकिन पक्ष्माब जब गति करते हैं तो आप जानते हो कि जो मूवमेंट होती है जीव के साथ भारी माध्यम भी गति करता है। तो ये आप जानते हो सीलिया, पक्ष्माब। ये आप जानते हो बेटा कि सीलिया गमन में भी और भोजन के कणों को इसकी ओर धकेलते भी हैं, भोजन के कणों भी इसकी ओर धकेलते हैं, और लाइक तो एक गति भी इसको प्रदान करते हैं, और लाइक भी काम करते हैं, और मतलब भोजन के कणों को इसकी ओर धकेलते हैं, और इनमें अंतर्ग्रहण के लिए एक निश्चित स्थल धारण करते हैं, ये है ना, एक डेफिनेट साइट होती है अंतर्ग्रहण के लिए, इंजेक्शन के लिए, उसको आप कहते हो ग्लेट। क्या कहते हो? ग्लेट। इनमें पेलिकल का आवरण भी पाया जाता है, जैसे स्लीपर जंतुक इनको बोलते हैं, स्लीपर जंतुक, पैरामीशियम, पैरामीशियम इसमें आता है, पैरामीशियम। तो देखो कि यहाँ कुछ पैरामीशियम का आपको मैं डायग्राम बता दूं, तो पैरामीशियम में देखो ये अपन बात रही प्रोटोजोआ आउटर ग्रोथ है, ये आपके सीलिया हैं जो इनके अंदर मतलब गमन के अंग हैं। यस, पेलिकल है, ये पेलिकल है। यस, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखो ये पेलिकल है आउटर मोस्ट, तो एक बार पेलिकल हो जाएगा, और ये अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो जाएगा। यस, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो जाएगा।
अब सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं बेटा कि जो पैरामीशियम है स्लीपर जंतुक है, तो इसमें केंद्रीय द्विरूपता पाई जाती है ना। न्यूक्लियर डायमॉर्फिज्म अगर किसी में है, केंद्रीय द्विरूपता, न्यूक्लियर डायमॉर्फिज्म, तो वो इसमें है बेटा। और केंद्रीय द्विरूपता तो इसके अंदर दो टाइप के न्यूक्लियस हैं, है ना, क्योंकि एक आपका है मैक्रो न्यूक्लियस, ये बड़ा वाला है मैक्रो न्यूक्लियस है, और ये जो छोटे वाला है ये माइक्रो न्यूक्लियस है, माइक्रो न्यूक्लियस। तो एक बड़ा एक छोटा, इनके अंदर पाई जाती है केंद्रीय द्विरूपता। क्या पाई जाती है? न्यूक्लियर डायमॉर्फिज्म इनके अंदर पाई जाती है। और जानते हो कि पैरामीशियम ज़्यादातर जातियाँ स्वजलीय होती है, तो ये देखो सीवी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ओस्मो रेगुलेशन के लिए, तो दो सीवी, दो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इनके अंदर पाई जाती है। ये आपकी होती है संकुचनशील रसधानी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी पाई जाती है इनके अंदर, संकुचन रसधानी दो संख्या में दो होती है, जो पहले तो प्रासनियमन और दूसरा उत्सर्जन में। भाई मुख्य तो उत्सर्जन होता है खैर उसका कार्य, लेकिन फिर प्रासनियमन या मैन है, प्रासनियमन में सहायक होती है। ये आप जानते हो कि वहाँ स्पेशली अपन बात करेंगे कि फूड वैक्यूल भी होती हैं, खाद्य रसधानी, फूड वैक्यूल। क्लियर बेटा? ये इसका आप जानते हो कि देखो पश शिरा है, पोस्टीरियर एंड है, पश शिरा है, और ये इसका एंटेरियर एंड है। तो देखो आपको हवाई चप्पल की तरह दिखाई दे रहा है, तो इसको आप स्लीपर जंतुक बोलते हो। बोलो हाँ है ना, स्लीपर की दिखाई दे रहा है, स्लीपर ऑर्गेनिज्म आप इसको बोलते हो। यस बेटा। सीलिया हो गए, आप समझ रहे हो, एंटेरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होगी, एक पोस्टीरियर एंड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है, फूड वैक्यूल्स होती है, मैक्रोन्यूक्लियस हो गया, माइक्रोन्यूक्लियस हो गया। यस। अब अपन बात करते हैं बेटा कि ये देखो ये ओरल ग्रूव, ये इसकी खांच है ओरल ग्रूव, ये डेफिनेट साइट है जहाँ से इंजेक्शन करेंगे। तो ये ओरल ग्रूव है ना, मुख खांच है, ये खांच है ओरल ग्रूव, बात को समझे। और पेलिकल हो गया, ये सीलिया हो गए, ये ओरल ग्रूव हो गई। ओरल ग्रूव के बाद में आप जानते हैं यहाँ से किसी भी भोजन के कण को सीलिया इधर धकेलते हैं और ये यहाँ से अंदर लेते हैं, तो वहाँ पर आप समझ सकते हो कि देखो ये साइटोस्टोम है, ये साइटोस्टोम मुख्य तरह साइटोस्टोम, और वही साइटोफेरिंग्स। क्लियर? साइटोफेरिंग्स, कोशिका घर्षणी, कोशिका मुख और कोशिका घर्षणी, साइटोस्टोम और साइटोफेरिंग्स, बात को समझ रहे हैं। तो ये बेटा आप जानते हैं कि स्लीपर ऑर्गेनिज्म हो गए, पैरामीशियम हो गया, और ग्लेट, ओरल ग्रूव से ग्लेट, साइटोस्टोम, साइटोफेरिंग्स, फूड वैक्यूल हो गई, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हो गई, एंटीरियर और पोस्टीरियर, और टू न्यूक्लियस, मैक्रोन्यूक्लियस, माइक्रोन्यूक्लियस। यस। तो ये आप जानते हो कि स्लीपर और पैरामीशियम का जो डायग्राम है, या इतना आपने बता दिया जो एनसीईआरटी में था। यस। अब आप समझ सकते हो कि प्रोटोजोन्स में अपना लास्ट ग्रुप आएगा क्या? स्पोरोजोन्स। तो नेक्स्ट अपन लेते हैं क्या? स्पोरोजोन्स। लास्ट एंड फोर्थ ग्रुप है स्पोरोजोन्स। और बेटा स्पोरोजोन्स परजीवी प्रोटोजोआ का कंप्लीटली पैरासाइट है। भाई आपके चार ग्रुप हो गए, गिनो, अमीबॉइड, फ्लैजिलेटेड, सीलेटेड, स्पोरोजोन्स। तो पूरा का पूरा परजीवी पैरासाइट है। सभी स्पोरोजोन एंडोपैरासाइट होते हैं, ये सारे के सारे अंतःपरजीवी एंडोपैरासाइट, है ना। और अपन बात करें कि स्पोरोजोन परजीवी यानी परजीवी प्रोटोजोआ में कभी भी क्या नहीं गमन अंग नहीं होता, कोई भी गमन अंग, चाहे सूडोपोडिया हो, चाहे सीलिया, फ्लैजिला, कोई भी गमन अंग, सभी गमन अंग एब्सेंट होते हैं। किसमें? स्पोरोजोन्स में। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। और स्पोरोजोन्स में क्योंकि एंडोपैरासाइट होते हैं, कभी भी इनमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, संकुचनशील रसधानी भी सभी में क्या होती है? एब्सेंट होती है। और इनके जीवन चक्र में कोई ना कोई जो स्पोर है वो कोई ना कोई संक्रामक बीजाणु अवस्था पाई जाती है, यानी कोई ना कोई अपन बात करें कि इन्फेक्शियस स्पोर स्टेज होती है, स्पोर स्टेज, बात को समझे। और आप जानते हो सबसे खतरनाक जो मलेरिया उत्पन्न करता है, जो आरबीसी का परजीवी है, आरबीसी का परजीवी है प्लाज्मोडियम। यस, आरबीसी का परजीवी। तो प्लाज्मोडियम का जो जीवन चक्र है, तुम डिजीज में जूलॉजी में पढ़ोगे, प्लाज्मोडियम आरबीसी का परजीवी है। हाँ, इसका वाहक है फीमेल एनोफ्लिज मॉस्किटो, मादा एनोफ्लिज मच्छर, और जो प्राइमरी होस्ट है मानव, उसमें क्या करता है? मलेरिया करता है, प्लाज्मोडियम, बात को समझे। इसकी कई जातियां हैं, जो स्पीसीज टाइप सारे आप वहाँ पर पढ़ोगे। तो ये आपका कंप्लीट हो गया प्रोटोजोन्स भी। इसके साथ जगत प्रोटिस्टा खत्म हो गया है। अब एक दो क्वेश्चंस के साथ जगत प्रोटिस्टा खत्म हो गया है। और नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे किंगडम फंजाई। यस बेटा, क्लियर।